व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, हम लोगों ने ADAS भी कंप्लीट कर लिया। अब प्लेलिस्ट में आप लोग 1 से लेकर 9 तक सारे चैप्टर्स एक ही बारी में देख सकते हो। अब हमारे पास बचा 10th, 11th और 12th। 10th में 2 पार्ट्स लगेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, बट BOP और फॉरेन एक्सचेंज एक एक पार्ट्स में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, इट्स टाइम टू कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर बचेंगे बस इंडियन इको के हमारे 2-3 चैप्टर, एंड देन हमारा सारा फोकस रहेगा अकाउंटेंसी पे। तो बच्चे कह रहे थे सर अकाउंटेंसी भी जल्दी से करा दो, बस 4-5 दिन और रुको, फिर देखो क्या शानदार तरीके से अकाउंट्स को भी खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा, एंड आई एम डैम श्योर इसको समझने के बाद ना कोई कहीं से क्वेश्चन आ जाए तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस ध्यान से 2 पार्ट्स देखना और अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट का बजट एंड द इकोनॉमी। इकोनॉमी का कोई खास लेन देन है नहीं, गवर्नमेंट बजट के ऊपर पूरा चैप्टर है। सर गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? देखो यार, जैसे हम घर के अंदर प्लानिंग करते हैं ना कि हमारा मंथली बजट क्या होगा, क्वार्टरली बजट क्या होगा, ईयरली बजट क्या होगा, कि बच्चों की फीस है, घर का खाना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस घर के होते हैं, तो बजटिंग करी जाती है। इसी तरीके से सरकार भी हिसाब लगाती है कि आने वाले साल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस 1 अप्रैल से लेके अगले 31 मार्च तक इस साल में गवर्नमेंट को कितना तो पैसा आएगा अलग अलग सोर्सेज से। अब सर सरकार को पैसा कहां कहां से आता है? टैक्सेस से आता है, फीस फाइन्स पेनल्टीज से आता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस लेती है हर चीज की। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनवाना है, कोई भी काम कराना हो, हर चीज की फीस लेती है। GST सर्टिफिकेट चाहिए, फीस लेती है। कोई भी धंधा करना है, एक्सपेंशन करना है, दुनिया भर के लाइसेंसेस फीस लेती है, दुनिया भर के टैक्सेस लगाती है, इनकम टैक्स, GST। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, वहां से भी कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं, रेलवेज हैं। तो गवर्नमेंट को मल्टीपल सोर्सेज से बच्चों पैसा आता है। ऐसे ही मल्टीपल जगह पे सरकार का पैसा जाता भी है। गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस का खर्चा, गवर्नमेंट दुनिया भर के एसेट्स बनाता है, उस पर भी पैसा कहीं ना कहीं आउटफ्लो होता है। तो सरकार के पास मल्टीपल चीजें होती हैं जहां पे खर्चा होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जहां से पैसा आता है। तो सरकार एक एस्टिमेटेड बजट बनाता है कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। इस बजट को जो एस्टिमेशन बनाया, इसी को गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। अब बच्चों, गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग बनाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट है, जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट बजट है, इसके बारे में मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, रिसिप्ट्स के और एक्सपेंडिचर्स के, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। रिसिप्ट्स में सरकार को पैसा कहां कहां से आएगा वो सारा पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर्स में पैसा कहां कहां खर्च करता है सरकार वो सारा पढ़ेंगे, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत हो रही है बच्चों सबसे पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या है गवर्नमेंट बजट? इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। मैंने बताया आपको पूरे साल का स्टेटमेंट बनेगा, जो क्या दिखाएगा? आइटम वाइज एस्टिमेट्स। अब ये एस्टिमेटेड होता है, बजट एडवांस में बनता है, हम पहले बना रहे हैं कि इतना एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होंगी, इतने खर्चे होंगे ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब द ईयर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है जो आइटम वाइज एस्टिमेट्स देता है रिसिप्ट्स के और एक्सपेंडिचर्स के ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे सर गवर्नमेंट बजट के? सरकार क्या सोच के गवर्नमेंट बजट बनाएगी? सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? सरकार ये प्रयास करती है कि पब्लिक वेलफेयर भी हो और हम कुछ ना कुछ पैसा भी कमा लें। सर वो कैसे? जैसे आप ये समझो कि गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे, गवर्नमेंट ने टबैको प्रोडक्ट्स पे, या गवर्नमेंट ने मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्सेस बहुत हैवी लगाए हुए हैं। अब हैवी टैक्सेस से क्या होता है? सरकार को आप जानते हो अल्कोहल से बहुत पैसा जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? क्योंकि सरकार ने उस पर हाई टैक्सेस लगाए हुए हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है हाई टैक्सेस लगाने के पीछे एक रीजन तो ये है कि ये महंगा होता चला जाए। अब ये महंगा होता चल, जितना ज्यादा टैक्स उतना महंगा, महंगा होगा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो सबकी रीच में नहीं होगा। तो टैक्सेस लगाने के पीछे हमारा कारण है कि एक तो सोशल वेलफेयर हो, भैया ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ना ले पाए, महंगा हो जाए। और दूसरा कारण क्या है? रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिखा हुआ है थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज
क्या सोचते हुए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए, पब्लिक वेलफेयर भी हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल, सरकार पैसे को इस तरीके से एलोकेट करती है कि जनता का भी भला हो और सरकार वहां से कुछ जनरेट भी कर ले, राइट। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, जैसे टैक्स कंसेशन देना, सब्सिडीज देना। अब सरकार क्या कोशिश करती है कि भैया हम कंसेशंस दें, सब्सिडीज दें प्रोड्यूसर्स को, है ना, और टैक्सेस लगाएं ऐसी चीजों पे जहां पे हार्मफुल हैं जो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया लिकर पे, सिगरेट्स पे, इन पे हैवी टैक्सेस है, और खादी प्रोडक्ट्स पे सब्सिडीज देती है क्योंकि वो अच्छी चीज है हमारे लिए। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खुद बनाती है, जैसे कि मल्टीपल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं अगर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक बैंक्स भी हैं, सरकारी बैंक्स भी तो हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, है ना। स्कूल्स ले लो, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं। कॉलेजेस ले लो, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो गवर्नमेंट का पैसा कई जगह लगता है बच्चों। अब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखो, फॉर एग्जाम्पल आप 12th के बाद DU में जाओगे तो DU की फीस कुछ भी नहीं है, एक बच्चे से कुछ भी चार्ज नहीं करते अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेजेस से, वहां इतनी ज्यादा फीस, जबकि DU में जो प्रोफेसर हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। सरकार का खर्चा तो बहुत हो रहा है ना, बट रेवेन्यू जनरेशन इतना नहीं हो पा रहा। तो ये सारी की सारी चीजें बजट में ही सरकार लिखती है कि कितना पैसा कहां पे एलोकेट करना है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार कोशिश करती है कि हम अमीर और गरीब के बीच की इनइक्वालिटीज को कम करें। अब इनइक्वालिटीज को कैसे कम करना है? देखो, रिच अगर यहां है तो पुअर यहां है नीचे, ठीक है, इस पे टैक्स लगाएंगे, रिच पे टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगने से क्या होगा? इसकी इनकम कहीं ना कहीं नीचे आएगी क्योंकि ये टैक्स देगा सरकार को, और उस टैक्स से इसको बेनिफिट देंगे, इसको बेनिफिट देंगे तो इसकी ऊपर बढ़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो दोनों में डिफरेंस कम हो गया, नहीं हो गया? पहले इतना डिफरेंस था, इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश में जो इनकम टैक्स है, आप देखते हो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव का मतलब बच्चों, जिनकी ज्यादा इनकम है उनको टैक्स ज्यादा देना है, जिनकी कम इनकम है उनको कम टैक्स देना है, और 7 लाख रुपीस पर एनम तक तो कोई टैक्स भी नहीं देना आपको। तो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि इनइक्वालिटीज कम हो बिटवीन रिच एंड द पुअर। देखो लिखा हुआ है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। हर इकोनॉमी में रिच एंड पुअर होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है इनको कम करें थ्रू बजटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच, रिच पे टैक्स लगाएंगे, and spending more on the welfare of the poor. थर्ड आता है बच्चों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। अब देखो हमारे पास ना बच्चों एक इकोनॉमिक साइकिल होती है जिसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक साइकिल कैसे होती है? देखो इस तरीके की बेटा, आप ये मान लो कि यही लाइन है, ठीक है। अब ऐसा चलता है, कभी कभी बूम होता है, कभी कभी रिसेशन डिप्रेशन होता है। तो इकोनॉमी में अलग अलग टाइम पे कभी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, कभी आपको डिफ्लेशन देखने को मिलता है। अब इन्फ्लेशन कब होता है? जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। अभी पढ़ के आए हम, महंगाई कब होती है? जब ऑलरेडी बहुत डिमांड बढ़ रही होती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो सरकार इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए कैसा बजट बनाएगी? सरकार अपने खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करेगी। तो जिसमें खर्चा कम होता है, जिसमें खर्चा कम होता है उसको हम बोल देते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में सरकार की इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है, गवर्नमेंट कम से कम खर्चा करता है। तो ध्यान रखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम से कम कर देती है और सरप्लस बजट बनाती है। जबकि डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में सारी चीजें बहुत सस्ती हैं। क्यों सस्ती हैं? डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। क्यों डिमांड नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई ही नहीं है। तो इस बार हमें बढ़ानी है मनी सप्लाई, तो सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है। तो सरकार की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, माइनस वाला पोर्शन ज्यादा होता है, सरकार की जेब से पैसा बच्चों ज्यादा जाता है। इस बजट को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है जब सरकार के खर्चे ज्यादा होंगे और इनकम कम होंगी। तो ये भी मैं आपको बता दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग यहां तक, कि जो गवर्नमेंट बजट है हमारे पास मेरी जान, जो हमारे पास बजट है ना बच्चों, वो भी 3 तरीके का होता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट।
बैलेंस का मतलब क्या होता है? जब सरकार की जितने खर्चे हैं उतने ही रिसिप्ट्स होंगे। व्हेन द एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू रिसिप्ट्स। सरप्लस बजट का क्या मतलब होता है? सरप्लस बजट का मतलब होता है जब सरकार की जो रिसिप्ट्स है वो ज़्यादा होती हैं और एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम होते हैं। ठीक है। और डेफिसिट बजट का क्या मतलब होता है बेटा जी? डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और रिसिप्ट्स बहुत कम है ना? तो आप ध्यान रखना, 3 तरीके के बजट होते हैं। जब गवर्नमेंट जितना कमाती है उतना ही खर्च करती है, इसको बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। जब सरकार कमाती ज्यादा है और खर्च कम करती है, इसको हम सरप्लस बजट बोलते हैं। और जब सरकार खर्चा ज्यादा करती है और कमाती कम है, इसको हम कौन सा बजट बोलते हैं? डेफिसिट बजट। इंडिया में बच्चों ये चलता है क्योंकि इंडिया में अभी डेवलपिंग नेशन है, तो खर्चा बहुत ज्यादा है, सरकार का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है, सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना, जब महंगाई हो रही होती है, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कब होता है? जब ऑलरेडी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत है, इसको कम करना है। और खर्चा करेंगे तो और लोगों में पैसा पहुंचेगा, तो सरकार क्या करती है? इस इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट बनाती है। सरप्लस बजट का मतलब खर्चा कम। ठीक है। और वहीं पे जब डीफ्लेशन होता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम होती है, तो मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, पैसा बढ़ाना होता है, तो सरकार खर्चा ज्यादा करती है। इस टाइम में डेफिसिट बजट ये बनता है बच्चों। ठीक हो गया? इस चीज का ध्यान रखेंगे बेटा। चलो सर, ये भी समझ गए। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जब इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट खर्चा कम करेगा, जब डिफ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगा। इस तरीके से बजट बनाया जाता है। नंबर 4, बजट में बच्चों पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखा जाता है। सर पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकार चला रहा है, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, तो उनके अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरियां, उन ऑफिसेस के रेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ मशीनरीज, मल्टीपल खर्चे होते हैं एक ऑफिस को चलाने के लिए, तो उनके लिए भी बजट में से पैसा एलोकेट करना पड़ेगा। अब रेलवेज के लिए पैसा निकलेगा ना अलग से, गवर्नमेंट ने इतने सारे विभाग बनाए हैं, सबके लिए पैसा निकालना पड़ेगा ना। तो बजट में हम ये चीज भी कंसिडर करते हैं, या बजट का एक ये ऑब्जेक्टिव भी है कि हम बहुत अच्छे से मैनेज कर लें पब्लिक एंटरप्राइजेस को। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर. Budget is prepared with the objective of making various provisions for managing these enterprises. Economic growth, हमारे बजट में हमारा फोकस ये रहता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो। अब एक इकोनॉमी की ग्रोथ को किसके साथ जोड़ा जाता है? डायरेक्टली जीडीपी के साथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, आप चाइना देखते हो, चाइना इतना आगे क्यों है? जीडीपी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं अपने देश में और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। तो बच्चों जब भी किसी देश में जीडीपी पे फोकस किया जाता है, सरकार इस तरीके के नियम लेके आती है, इस तरीके के प्रोविजंस लेके आती है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है प्रोडक्शन को। सर गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगी बच्चों? बेनिफिट्स देके। जैसे सरकार बोले कि हमारे देश में लकड़ी का बहुत अच्छा काम है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, तो हम लकड़ी वालों को सब्सिडीज देंगे, टैक्सेस कम लेंगे इनसे, इनको रॉ मटेरियल सस्ता ला के देंगे, तो सरकार को हर चीज पे खर्चा करना पड़ेगा ना बेटा। तो बजट में ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएंगे जब, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो काम ज्यादा होगा हमारे देश में, तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो बजट में ये भी फोकस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, जीडीपी ज्यादा से ज्यादा हो। इकोनॉमिक ग्रोथ implies a sustainable increase in the real GDP of an economy, that is an increase in the volume of goods and services produced in the economy. ठीक है, वही वाली बात लिखी है। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देता है, रिबेट्स मतलब डिस्काउंट्स देता है, इंसेंटिव देता है प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दे, अच्छा रेलवे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे रोड्स, अच्छा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल डेवलप कर दे, तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। एक बजट का एम ये भी होता है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, कि एक रीजन तो देश में बहुत आगे है, वहीं दूसरा रीजन बहुत बैकवर्ड है, तो हमें क्या प्रयास करना है? हमें प्रयास करना है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उन पे फोकस किया जाए, उन पे खर्चा किया जाए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, वहां पे बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, तो अपने आप ग्रोथ होने लगेगी। तो जो रीजन्स नीचे हैं वो भी ऊपर बढ़ पाएंगे। देखो लिखा है, द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर एनकरेजिंग। क्या करते हैं, कैसे एनकरेज करते हैं? सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स यानी बिजनेसेस सेटअप करो
इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मतलब जहां पे ग्रोथ नहीं है। अब देखो जहां जहां पे बिजनेस सेटअप होगा वहां पे कितनी सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोग वहां से अपने घर पैसा लेके जाएंगे, रोटी लेके जाएंगे, खाना लेके जाएंगे। तो गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि हम ऐसे रीजन्स पे फोकस करें जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जहां पे इतनी ग्रोथ नहीं है, जहां पे इतनी तरक्की नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बजट में ये भी फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट दो तरीके से करती है बच्चों, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करती है कि डायरेक्टली सरकार नौकरियां देती है कि ठीक है रेलवे में, ठीक है इस ऑफिस में, ठीक है उस ऑफिस में, सरकारी बहुत सारे विभाग हैं, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, आर्मी में, अलग अलग जगह पे, पुलिस में, कई नौकरियां सरकारी हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब्स देती हैं, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जनरेट कर रही है। उसके साथ साथ इनडायरेक्ट कैसे जनरेट कर सकती है कि जो लोग नौकरी जनरेट कर सकते हैं, बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, उनको हेल्प करना आगे बढ़ने में। तो गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप्स को पुश करेगी तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप्स बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे मिलके, बहुत सारे लोगों को इनकम जनरेट होगी, बहुत सारे लोग बिजनेस जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे। वो भी तो एक सरकार के ही दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट है एक तरीके से, बस एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। तो गवर्नमेंट दोनों ही तरीके से बजट में कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों? अब आ रहा है बजट में क्या क्या आता है। बजट में बच्चों दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को रेवेन्यू बोलते हैं, एक को कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये ध्यान रखो कि रेवेन्यू में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी दो चीजें आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। बस इतना ध्यान रखना, रेवेन्यू बजट में दो चीजें आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये क्या होते हैं सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कैपिटल बजट में भी दो चीजें आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। चारों को डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहा है सबसे पहले रिसिप्ट्स क्या होती हैं, यहां पढ़ाऊंगा। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स सब पढ़ाऊंगा, टेंशन फ्री रहो। रिसिप्ट्स क्या होती हैं सर? रिसिप्ट्स का मतलब है बच्चों जी कि जब सरकार को पैसा मिल रहा है अलग अलग सोर्सेस से। रिसिप्ट्स मतलब द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। सरकार अलग अलग जगह से अलग अलग पैसा जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, उसी को हम बजट की रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब रिसिप्ट्स को कैसे क्लासिफाई करूं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। देखो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको पूरा समझाता हूं। एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। आ जाओ, इस क्लास का बस यही लास्ट टॉपिक रहेगा। रिसिप्ट्स को पढ़ेंगे, अगले में एक्सपेंडिचर्स और डेफिसिट को पढ़ेंगे, समाप्त। गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स, इसको दो पार्ट्स में बांट देंगे। एक होगी रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होगी कैपिटल रिसिप्ट। सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है? देखो बच्चों होता क्या है, हमारे पास सरकार जब भी कोई पैसा रिसीव करती है तो उसका एक जनरल नेचर ध्यान रखना। जनरल नेचर क्या होता है, सरकार के पास कोई भी पैसा आएगा तो कब आएगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर एसेट कम होगा। ठीक है, अब यहां पे ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हमें कैश को एसेट में कंसीडर नहीं करना, कैश को एसेट के तरीके से मत सोचना, अकाउंट्स मत बीच में घुसाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कैश के आने का मतलब बस ये समझो कि रिसिप्ट हो रही है। ठीक है, एसेट कौन कौन से हैं सरकार के, सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सरकार के एसेट हैं हमारे पास, जैसे गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है, गवर्नमेंट का कोई पूरा का पूरा बिजनेस है, कोई ना कोई सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट के वो एसेट्स हैं, है ना। अब देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कब आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा तब आएगा जब या तो सरकार का कोई एसेट बिक रहा है, कोई एसेट सेल कर रही है, कोई गवर्नमेंट कंपनी सेल कर दी, कोई गवर्नमेंट का बिजनेस सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली पैसा आएगा, रिसिप्ट होगी। या फिर सरकार लोन ले ले, लोन लेगी तो भी तो रिसिप्ट होगी कि मैंने बोरो कर लिया, तभी तो रिसिप्ट होगी। तो या तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो या तो लाइबिलिटी बढ़े, तो जनरली इससे रिसिप्ट होती है सरकार को। ये दिमाग में रखना कि रिसिप्ट कब होती है, एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़ जाए। अब रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं बच्चों विच नीदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, ना तो लाइबिलिटी बनेगी
nor reduce an asset of government। बोल रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट तो वो होती है बच्चों जिसमें ना तो कोई लाइबिलिटी बने ना ही कोई एसेट कम हो, क्योंकि आपने जनरली ये देखा कि रिसिप्ट का जनरल नेचर क्या है, या तो एसेट कम हो या लाइबिलिटी बढ़े। इसने बोला होगा ही नहीं, दोनों ही नहीं होंगे, यानी कि रेवेन्यू के साथ याद रखना नीदर नॉर चलेगा हमेशा। एक बेसिक चीज याद कर लो कि बेसिक नेचर क्या है, RN याद रखना कि रेवेन्यू के साथ चलेगा नीदर नॉर। कैपिटल के साथ चलेगा बच्चों ईदर और, ईदर और, या तो ये या तो ये, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी, विच ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी, जो या तो लाइबिलिटी बना देगी और रिड्यूस एन एसेट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कोई ना कोई एसेट कम कर देगी। तो हमारे पास बच्चों दो प्रकार की रिसिप्ट्स होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है रेवेन्यू, एक होती है कैपिटल। मेन रिसिप्ट का नेचर क्या है, रिसिप्ट का नेचर होता है बच्चों कि या तो लाइबिलिटी बढ़ना या एसेट का कम हो जाना। रेवेन्यू में दोनों ही नहीं होगा, RN नीदर नॉर। कैपिटल में कुछ होगा, इन दोनों में से एक पक्का होगा, ईदर और। जैसे कि सर एग्जांपल दो ना, जैसे मैं बोलता हूं मोदी जी ने लोन लिया, इंडिया ने लोन लिया US से। अब सोचो अगर हमने लोन लिया US से कि क्या इन दोनों में से कुछ हुआ क्या, हाँ सर लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। अगर हमने लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। अब देखो लाइबिलिटी बढ़ गई ना, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। कौन सा हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन ऑलरेडी किसी को दिया हुआ था, किसी कंट्री को लोन दिया हुआ था, लेट्स सपोज श्रीलंका को लोन दिया हुआ था। अब हम किसी को अगर लोन दे के रखते हैं तो वो हमारा एसेट होता है ना। मैंने अगर आपसे लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी, आपको लोन दिया तो मेरा एसेट हो गया ना। हमने वो लोन रिकवर कर लिया, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम श्रीलंका। हमने श्रीलंका को एक लोन दिया हुआ था, वो वापस ले लिया, वापस ले लिया बच्चों, पैसा आ गया। लेकिन क्या वो जो एसेट लिखा हुआ था मैंने अपनी बुक्स में, वो कम भी हो गया या नहीं हो गया, एसेट कम हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। लेकिन सरकार ने हमारे से कुछ टैक्स लिया, GST लिया फॉर एग्जांपल। हर चीज पे तो GST ले लेते हैं। जो गवर्नमेंट ने GST लिया, क्या लाइबिलिटी बढ़ी सरकार की, कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी के टवर्ड्स। क्या कोई एसेट कम हुआ सरकार का, नहीं सर ये भी नहीं हुआ। तो दोनों ही नहीं हुए, नीदर दिस नॉर दिस, ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मुझे अपनी कंपनी बिल्ड करनी है जिसका नाम होगा DC लाइन प्राइवेट लिमिटेड। अब DC का मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनीज एक्ट में। सरकार ने बोला अच्छा कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, मैंने कहा इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है, भरो पैसे। अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है फीस भरो। गवर्नमेंट ने मेरे से फीस ले ली। अब जो गवर्नमेंट ने मेरे से फीस ली, क्या उस पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई लाइबिलिटी नहीं है सरकार की। क्या कोई एसेट कम हो गया, कोई एसेट नहीं कम हुआ, नीदर नॉर, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बच्चों जिस चीज में सरकार का ना तो लाइबिलिटी बढ़े ना एसेट कम हो, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जिसमें दोनों में से कोई ना कोई एक चीज हो जाए उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, लोन फ्रॉम एनी कंट्री, या बोरोइंग्स ले लो सीधा सीधा, रिकवरी ऑफ लोन ले लो। इधर हम क्या लेते हैं, टैक्सेस ले लेते हैं, है ना। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये भी अपने पास रख लेना, R से रेवेन्यू, R से रेकरिंग। ये नॉर्मली बार बार होने वाली इनकम होती है सरकार की, ये होती रहती है बच्चों। जैसे टैक्सेस मिलते रहेंगे, फीस मिलती रहेगी सरकार को, है ना। और ये होती है नॉन रेकरिंग, ये कभी कभी होगी भाई। सरकार रोज रोज थोड़ी ना लोन लेगी, या रोज रोज थोड़ी ना रिकवरी ऑफ लोन करेगी। तो ये होती है नॉन रेकरिंग, एक रेकरिंग एक नॉन रेकरिंग। ठीक हो गया बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन हो गया, परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में बांट देंगे बेटा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में बांट देंगे। कौन कौन से रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, एक है टैक्स रिसिप्ट्स, एक है टैक्स रिसिप्ट्स और एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स।
एक टैक्स रिसिप्ट्स हैं और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं बेटा, ठीक है। यहां से मैं आपको कराता हूं पार्ट बी में, पहले यहां तक तैयार करो, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, गवर्नमेंट बजट का मीनिंग तैयार करना है। गवर्नमेंट बजट के आपको अल्टीमेटली टाइप्स बताए मैंने, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट। उसके बाद मैंने आपको मेनली ऑब्जेक्टिव्स कराए सारे के सारे, वो एक बार रेडी करने हैं। देन रिसिप्ट्स वाला पोर्शन कराया, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, उसको एक बार देख लो। फिर अगली पार्ट में रिसिप्ट्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को अच्छे से कवर करेंगे। एक पार्ट मुझे और बनाना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में नहीं होगा ये चैप्टर, अदरवाइज बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, उतना बड़ा हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। हमें बेसिक 30-30 मिनट्स के ही वीडियोस रखने हैं ताकि बच्चे का कंसिस्टेंसी भी बना रहे और अच्छे से तैयारी भी हो। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स कवर कराता हूँ। फिर थर्ड पार्ट एक और लगेगा जो कि कल आएगा आपके पास, वही 6 बजे। एक दिन स्केड्यूल आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 दिन में सारा हो ही जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में पहले हम गवर्नमेंट बजट को ही कंप्लीट करते हैं और फिर थर्ड पार्ट एंड बीओपी फॉरेन एक्सचेंज वो एक पार्ट में हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। पहले इतना पोर्शन तैयार कर लो, यहां तक का करो, शाम को 8 बजे मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें ये कवर करते हैं, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।